medicos. Continuing the series of dengue fever, this is a second edition. पिछली स्लाइड्स में हमने देखा था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डेंगी, हमने देखा था द वेक्टर ऑफ द डेंगी, हाउ डेंगी फीवर मैनिफेस्ट. तो अब इसमें हम डेंगी फीवर इटसेल्फ स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज़ अ डेंगी फीवर? डेंगी फीवर इज़ अ इन्फेक्शियस डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय अ बाईफेजिक फीवर. बाईफेजिक क्यों बोला वो चीज़ अभी नेक्स्ट स्लाइड में कंसेक्यूटिवली देखेंगे. इनिशियल फीवर स्पाइक आती है हमारी जो फेब्राइल फेजेस के अंदर, एक फीवर स्पाइक हमारे पास क्रिटिकल फेज में भी आती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाईफेजिक फीवर. डिटेल में अभी बाद में देखेंगे. ऑल्सो एसोसिएटेड विद माइल्जिया, हेडेक, टिपिकली अ रेट्रोऑर्बिटल हेडेक. पेशेंट विल गिव अ कैरेक्टरिस्टिक हिस्ट्री की आंखों के पीछे दर्द होता है, जॉइंट पेन, बॉडी रैश. और बॉडी रैश हम देखेंगे डेंगी फीवर के 3 फेजेस होते हैं, फेब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज, कन्वेलेसेंट फेज. तीनों फेजेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी रैशेज होते हैं, प्लस लिम्फेडिनोपैथी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड ल्यूकोपिनिया. हमने देखा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ल्यूकोपिनिया का कॉजेज क्या है पिछली क्लास में. तो डेंगी फीवर के जैसे 3 डिस्टिंक्ट फेजेस हैं, जैसे अभी देखा था, एक फेब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज एंड द कन्वेलेसेंट फेज. तो अब डिटेल में देखेंगे डिफरेंट फीचर्स क्या होते हैं डिफरेंट उनके. तो सबसे पहले सिम्टम्स. तो सिम्टम जब भी एक मॉस्किटो बाइट होगा, मॉस्किटो के बाद इनिशियली देयर विल बी इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 4 to 7 days, जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था. फिर उसके बाद देन फेब्राइल फेज विल स्टार्ट एंड पेशेंट विल डेवलपिंग सिम्टम्स. सिम्टम्स में सबसे पहले पेशेंट विल बी हैविंग द हाई ग्रेड फीवर. हाई ग्रेड फीवर की डेफिनेशन क्या है? एनी फीवर मोर देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड हाई ग्रेड फीवर. इट इज एसोसिएटेड विद चिल्स एंड राइगर्स. Patient will complain of severe headache, typically a retroorbital headache. Patient will complain of myalgia, joint pain, nausea, vomiting, swollen gland और lymphadenopathy, even rashes. Rashes अभी जैसे देखा तीनों फेजेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैशेज होंगे. तो फर्स्ट व्हाट इज प्रोबेबल डेंगी फीवर? प्रोबेबल डेंगी फीवर यानी हो सकता है कि डेंगी फीवर है, सिम्टम्स सारे डेंगी जैसे हैं. तो अ पेशेंट हु इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ फीवर विद इन 2 to 7 days, history of fever within 2 to 7 days with typical features of dengue as we have given here. ये सारे symptoms हैं प्लस साथ में history of fever है 2 to 7 days, high grade fever है more than 102, associated chills and rigor. तो every patient who is having fever more than 102 associated chills and rigor with these clinical feature will called it as probable dengue fever, कि dengue fever हो सकता है. और ये तो हो गई फर्स्ट डेफिनेशन. दूसरा, या आपने NS1 एंटीजन कराया या IgM एंटीजन कराया लेकिन वो नॉन अलाइजा बेस्ड, दैट इज रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के बेसिस पे आपने NS1 एंटीजन कराया या IgM एंटीबॉडी कराया. इफ दे आर पॉजिटिव एंड दोज आर नॉन अलाइजा बेस्ड टेस्ट, ये चीज़ याद रखना है, दोज आर नॉन अलाइजा बेस्ड टेस्ट. तो दैट इज ऑल्सो विल कॉल्ड एज प्रोबेबल डेंगी फीवर. क्यों ऐसा? क्योंकि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट ड्यू टू NS1 एंड IgM हैव लेस स्पेसिफिसिटी एंड लेस सेंसिटिविटी. तो इसलिए अगर नॉन अलाइजा बेस्ड पॉजिटिव भी है तब भी स्टिल विल कॉल इट एज प्रोबेबल डेंगी फीवर. कन्फर्मेटरी उसे भी नहीं बोलेंगे. Then what is a confirmed dengue fever? Confirmed dengue fever है any patient who is having fever between 2 to 7 days with typical symptoms as we described in the previous slide with any of the following. With any of the following. Either we isolate the dengue virus. Isolation कैसे होगा? Either by virus culture or by detection of any antigen. दूसरा, demonstration of IgM antibody. IgM antibody via ELISA technique और demonstration of NS1 antigen via ELISA technique. और तीसरा हमारे पास फीचर होता है कि या तो सीरो कन्वर्जन हो जाए. सीरो कन्वर्जन मतलब या पेशेंट मेरा IgG एंटीबॉडी नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाए, इट बिकम्स पॉजिटिव, और IgG एंटीजन जो मैंने कराया IgG एंटीबॉडी वो आफ्टर 2 वीक्स के अंदर 4 फोल्ड इंक्रीज हो जाए, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाए आफ्टर 2 वीक्स. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव सीरो कन्वर्जन. अगर ये पॉजिटिव है स्टिल विल कॉल इट एज कन्फर्म डेंगी. और तीसरा है डिटेक्शन ऑफ वायरस न्यूक्लिक एसिड बाय PCR. वायरस जैसे हमने देखा था ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है. इफ यू आर एबल टू डिटेक्ट द RNA ऑफ द वायरस देन ऑल्सो विल कॉल इट एज कन्फर्म डेंगी. तो कन्फर्म डेंगी क्या है? एनी पेशेंट हु इज हैविंग फीवर फॉर 2 to 7 days, हाई ग्रेड फीवर एसोसिएटेड विद दोज क्लिनिकल फीचर एज वी मेंशनड अलॉन्ग विद either the isolation of the dengue virus or the demonstration of IgM antibody via ELISA, identification of NS1 antigen via ELISA, seroconversion, IgG seroconversion, that is ideally IgG नेगेटिव था वो 2 वीक्स बाद पॉजिटिव हो गया, या फिर IgG विद इन 2 वीक्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, दैट इज IgG सीरो कन्वर्जन. और वी डिटेक्ट द वायरस न्यूक्लिक एसिड, दैट इज वायरल RNA by PCR technique. If any one of the following is present, we'll call it as confirmed dengue fever. Typically in clinical practice what we used to do,
हम जो करते हैं वो है दैट इज आइदर NS1 एंटीजन बेस्ड ELISA मेथड और द IgM ELISA बेस्ड मेथड. वायरस कल्चर ये सब नहीं करते, इट इज़ वेरी कॉस्टली एक्सपेंसिव. तो अब इसमें व्हाट इज तो डेंगू वायरस का इन्फेक्शन होगा, तो इसमें हम शॉर्ट में देखते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द साइंस एंड व्हाट आर द लेबोरेटरी फीचर्स ऑफ द पेशेंट प्रेजेंटिंग विद डेंगू फीवर. सबसे पहले विल सी द क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर जैसा भी देखिए, फीवर, हाई ग्रेड फीवर दैट इज मोर देन 102, अ रैश, headache, retroorbital headache is a characteristic, and then the myalgia, joint pain, arthralgia. What are the warning signs? Warning signs अभी देखेंगे. warning signs का significance क्या है? If patient is having either recurrent vomiting, abdominal pain क्यों? क्योंकि fluid extravasate करता है डेंगू के अंदर ड्यू टू एंडोथेलाइटिस. तो ascites प्लस acalculous cholecystitis की वजह से there will be abdominal pain, lethargy और altered mental status, dyspnea और altered sensorium. If any of the following is present, these will be called वार्निंग साइन. वार्निंग साइन का ट्रीटमेंट में सिग्निफिकेंस क्या आएगा वो चीज़ सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देखेंगे. नेक्स्ट इज हेमरेजिक सिम्टम्स. पेशेंट को प्रेजेंट विद हेमरेजिक सिम्टम्स, इट इज टिपिकल इन ये क्रिटिकल फेज. इफ पेशेंट इज हैविंग पेटेकिए, परप्यूरा, एकाइमोसिस, एपिस्टेक्सिस, हाइपरमिनोरिया, हेमेटोमेसिस और मेलिना. If any of the following will be present, those will be hemorrhagic symptoms, hemorrhagic manifestation of the dengue. So next it will see the signs. Signs, clinical feature on the clinical finding, those could be hepatomegaly, abdominal tenderness due to ascites and the acalculous cholecystitis, then pleural effusion, ascites and positive tourniquet test. Tourniquet test क्या है, we'll see. Then symptoms due to plasma leakage. Plasma leakage जैसे हमने देखा था ये क्रिटिकल फेज के अंदर हमारे पास there will be endothelitis. तो एंडोथेलाइटिस की वजह से देर इज प्लाज्मा लीकेज वाया एंडोथीलियम टू एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट. तो उसके अंदर पेशेंट विल डेवलप प्लूरल फ्यूजन, असाइटिस, हाइपोप्रोटीनीमिया. हाइपोप्रोटीनीमिया पेशेंट विल डेवलप हाइपोएल्बुमिनेमिया. हाइपोएल्बुमिनेमिया क्यों? क्योंकि बिकॉज एल्बुमिन इज अ नेगेटिव फेज रिएक्टेंट. तो वेन एवर देयर इज एनी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, एल्बुमिन यूज टू डिक्रीज even due to this cytokine storm or due to immune response and direct effect of virus, there is decreased production of albumin, due to which patient will develop hypoalbuminemia or hypoproteinemia. Then hypovolemia. Hypovolemia क्यों होगा? क्योंकि fluid is extravasating in the extravascular compartment and due to subsequent, क्योंकि इतना ज़्यादा लीकेज हो जाएगा प्लाज्मा का, patient can develop shock. Then what are the laboratory features? Lab features could be due to hemoconcentration. Hemoconcentration किसे बोलेंगे? If hematocrit of the patient is more than 20 times from the baseline, यानी जितना होना चाहिए नॉर्मल उसका 20% if it is there, 20% increase, that will be called as hemoconcentration. Patient could develop thrombocytopenia. हमने पिछली क्लास में देखा था what is thrombocytopenia, what are the causes of thrombocytopenia in dengue fever. Thrombocytopenia का causes है antiplatelet antibody plus साथ में bone marrow suppression due to virus itself and also due to immune response. Thrombocytopenia is platelet count less than 1 lakh. Then leukopenia. Leukopenia क्यों होता है? It is also directly due to bone marrow suppression. तो leukocyte count less than 4,000. And another is coagulopathy, raised INR, and transaminitis, that is raised liver enzyme OT and PT. Then we'll see the radiological investigations. If we do the X-ray lung or CT lung, we'll able to see the pleural effusion due to extravascular fluid loss and pulmonary edema. Then if we do the USG abdomen, we could see acalculous cholecystitis and ascites. Acalculous cholecystitis is characteristic of ये dengue fever. आपने जब भी अगर किसी डेंगू फीवर का पेशेंट का यूएसजी कराओगे तो इट विल बी सजेस्टिव ऑफ जीबी वॉल एडिमा, रिएक्टिव जीबी वॉल एडिमा. इट इज नथिंग जस्ट acalculous cholecystitis. तो डेंगू फीवर साइकिल विल स्टार्ट. डेंगू फीवर साइकिल में जैसे हमने देखा था इनिशियली देयर विल बी अ फेब्राइल फेज, देन क्रिटिकल फेज एंड देन द रिकवरी फेज. फेब्राइल फेज फीवर लास्ट फॉर इट इज 2 to 7 days, but typically it used to last for 2 to 3 days. Then once fever settles after the febrile phase, then critical phase used to start. Critical phase is next 48 to 72 hours आती critical phase. इसी critical phase क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितना भी extravasation होने वाला है फ्लूइड का, एक्स्ट्रावेजेशन जो भी होगा वो इसी फेज के अंदर होगा. तो इसी में पेशेंट विल डेवलप द डेंगू, हेमरेजिक फीवर, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन प्लस एनी शॉक. Anything which will develop or which is a life threatening will develop in this critical phase only, and this critical phase is due to immune response. Febrile phase में it is due to viremia, critical phase it is due to immune response which is generated by our body against the virus. And then 7 day onwards recovery will start. We'll see the specific phases individually. तो सबसे पहले we'll start with the febrile phase. Febrile phase जैसे हमने बोला था it used to last for 2 to 7 days, but typically it used to last for 2 to 3 days.
उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होंगे? देयर विल बी सडन हाई ग्रेड फीवर, दैट इज फीवर मोर देन 102 एसोसिएटेड विद चिल्स एंड राइगर्स. देयर विल बी फेशियल फ्लशिंग. स्किन एरिदिमा. स्किन एरिदिमा क्यों होगा? क्योंकि पेशेंट इज हैविंग हाई ग्रेड फीवर. तो हीट को डेसिपेट करने के लिए, हीट को बॉडी से निकालने के लिए पेशेंट विल हैव पेरिफेरल वेजोडाइलेशन. वेजोडाइलेटेशन होगा टू डेसिपेट द हीट. उस वेजोडाइलेशन की वजह से देयर विल बी क्यूटेनियस एरिदिमा. पेशेंट थोड़ा सा रेड रेड लगेगा. जैसे एग्जांपल में देखते हैं, ये बच्चा है तो स्किन देखो यहाँ पे एरिदिमेंटस है, इट इज़ रेड. जैसे ही मैंने उसको यहाँ पे प्रेस किया, ये उसके ऊपर हाथ रखा, इट बिकम नॉर्मल स्किन जो है इसके अंदर दिखने लगी. तो इट इज कॉल्ड एज ब्लैंचेबल एरिथमेटस रैश. तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेब्राइल फेज, टिपिकल एरिथमेटस ब्लैंचेबल रैश. देन जनरलाइज्ड बॉडी एक, माइल्जिया, आर्थ्रेल्जिया, रेट्रोऑर्बिटल हेडेक, सोर थ्रोट, कंजेस्टेड फेरिंग्स. कंजंक्टिवल कंजेशन मीन्स नॉर्मल जो हमारे पास जो भी वायरल फीवर के अंदर जो भी हमारे सिम्टम्स होते हैं, एनीथिंग को डेवलप. एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग आर कॉमन. दीज आर द फेब्राइल फेज. ये हमने जैसे देखा ये ब्लैंचेबल एरिथमेटस रैशेज हैं ओवर एंटायर बॉडी. देन फेब्राइल फेज could also present with mild hemorrhagic manifestation, although it is very rare. Very rare hemorrhagic manifestation used to happen only in critical phase, but mild hemorrhagic manifestation could develop. और उसके लिए हमें एडिशनली कुछ करना नहीं है. तो इट कुड बी पेटिकिए, इट कुड बी म्यूकोजल membrane bleeding, but those are very rare. Liver is often enlarged and tender after few days of fever. तो hepatomegaly. Then earliest manifestation of CBC is प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन WBC. जैसा हमने क्या देखा डेंगू के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेंगू इज ल्यूकोपीनिया. तो फिर इसमें ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि WBC यूज टू इंक्रीज? ल्यूकोपीनिया क्यों हो रहा है हमारे पास? क्योंकि वायरस लोड इंक्रीज है. ड्यू टू इंक्रीज वायरस इट इज इनहिबिटिंग द बोन मैरो सप्रेशन, इट इज इनहिबिटिंग द बोन मैरो. प्लस साथ में हमारे पास जो इम्यून रिस्पॉन्स है, immune response which is body's response against the virus, that is also inhibiting the bone marrow which is causing leukopenia. लेकिन leukopenia is happening when there is immune response generated or viremia is too much to suppress the bone marrow. तो it used to happen by day 2 to 3 days of fever. तो हमारे पास जब तक 2 to 3 days तक एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आता, एडिक्वेट वायरेमिया नहीं होता, तो बॉडीज टिपिकल मैकेनिज्म इज टू इंक्रीज द WBC टू फाइट अगेंस्ट द वायरस. तो हमारे पास इनिशियल फेज में इफ आई डू द WBC, इफ आई डू द CBC, इन इनिशियल 1 to 2 days आई विल सी अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन WBC, है ना. तो इनिशियल 1 to 2 days में देयर विल बी इंक्रीज इन WBC काउंट, रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस होगा. एंड सब्सिक्वेंटली अगर मैं बाद में दोबारा रिपीट CBC कराऊँ आफ्टर 3 days, तो आई विल सी द ल्यूकोपीनिया विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेंगू फीवर. तो अगर कभी भी कोई पूछेगा व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक CBC मैनिफेस्टेशन और TLC मैनिफेस्टेशन इन डेंगू फीवर, तो बोलना तो यही है ल्यूकोपीनिया. बट इनिशियल फेजेस में याद रखेंगे देयर कुड बी इंक्रीज इन WBC. ठीक है. तो नेक्स्ट फेज जैसे हमने देखा कि फॉर 1 to 3 days हमारे पास रहेगा फेब्राइल फेज. फॉर नेक्स्ट 48 to 72 hours देयर यूज टू बी अ क्रिटिकल फेज. क्रिटिकल फेज क्या है? ये मेरे पास एंडोथीलियम है. एंडोथीलियम में जितना भी मेरे पास एंडोथेलाइटिस, अब क्या है मेरे 3rd डे तक मेरे पास मैक्सिमम वायरस लोड है और उस वायरस लोड के अगेंस्ट मैक्सिमम इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो चुका है. तो उस इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होंगे. प्लस जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट होगा, वेस्कुलाइटिस होगा, एंडोथेलाइटिस होगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से मेरे पास एंडोथेलाइटिस होगा, उसकी वजह से होगा प्लाज्मा लीक. उसकी वजह से मेरा जो प्लाज्मा है ब्लड के अंदर से इट विल लीक आउट. इवन इतना ज़्यादा एंडोथेलाइटिस हो जाएगा कि कुछ टाइम बाद ब्लड विल ऑल्सो लीक आउट. तो एनी हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन which will be considered as dengue hemorrhagic fever, and significant water loss from the intravascular space causing the shock. So dengue shock syndrome, if they gonna develop, they will develop in this critical phase only. That's why it is called critical phase. It is a most critical part of, मतलब जो भी डेथ होगी, जो भी mortality होगी, it will happen in this critical phase only. तो डेंगू फीवर के अंदर किसी भी तरह से हमें पेशेंट को इस क्रिटिकल फेज से बाहर निकालना रहता है. तो इट यूजुअली ऑन मतलब आफ्टर 3rd to 4th day इट लास्ट फॉर 48 hours. इसके अंदर क्या होगा? प्रोग्रेसिवली देयर विल बी इंक्रीजिंग हेमाटोक्रिट. हेमाटोक्रिट क्यों होगा अभी देखा, क्योंकि प्लाज्मा लीक होगा, है ना. इसके अंदर पेशेंट एफेब्राइल होता है, टेम्परेचर विल बी नॉर्मल. द पीरियड लास्ट फॉर 24 to 48 hours, कैरेक्टरिस्टिकली 48 hours. तो इसके अंदर नेक्स्ट टाइप ऑफ रैश, जैसे हमने फेब्राइल में क्या रैशेस देखे, वायरल एक्जेंथेमेटिस ब्लैंचेबल रैश होंगे. इसके अंदर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रैश होता है पेटिकियल रैश. पेटिकियल रैश क्यों होगा? ये मेरे पास एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम के अंदर से यहाँ पे देयर विल बी प्लाज्मा लीकेज और सब्सिक्वेंटली इतना ज़्यादा एंडोथेलाइटिस हो जाएगा कि ये ब्लड विल ऑल्सो कम आउट.
Blood will also come out from the endothelium, causing cutaneous bleed or petechial rash. It is a non-blanching erythematous macular rash. Macular erythematous non-blanchable rash, that is petechial rash. अब किसको पेटिकिया बोलेंगे, किसको पर्पुरा बोलेंगे, किसको एकाइमोसिस बोलेंगे? Any cutaneous bleed which is less than 3 mm in diameter is known as petechial bleed. Any cutaneous bleed which is between 3 to 10 mm is known as purpura, and more than 10 mm is called ecchymosis. Ecchymosis is the medical term used for bruise. So petechia is less than 3 mm, purpura 3 to 10 mm, ecchymosis is more than 10 mm. हमारी डेंगी के अंदर टिपिकली इन क्रिटिकल फेज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग कुड प्रेजेंट. तो कंटिन्यूइंग द क्रिटिकल फेज, यहाँ पे हमने देखा था जैसे इनिशियली WBC विल इंक्रीज, क्रिटिकल फेज में देयर विल बी प्रोग्रेसिव ल्यूकोपीनिया. क्यों? क्योंकि हमारे पास वायरल लोड एडिक्वेट था जिसने सप्रेस किया बोन मैरो को, प्लस नाउ हमारे पास एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स है जो हमारी बोन मैरो को सप्रेस कर रहा है, कॉजिंग ल्यूकोपीनिया. एंड सब्सिक्वेंटली देयर विल बी डिक्रीजिंग प्लेटलेट. डिक्रीजिंग प्लेटलेट का हमने कॉज देखा था. इट इज डायरेक्ट इनिबिशन ऑफ बोन मैरो वाया वायरस एंड वाया द इम्यून रिस्पॉन्स, एंड ऑल्सो द ब्लड के अंदर जो हमारी एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी हैं, दोज आर ऑल्सो कॉजिंग डिक्रीज इन प्लेटलेट. देन अब यहाँ पे अगर कहीं भी मेरे पास फीचर है एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ फ्लूइड का, अगर कहीं पे मेरी एंडोथेलियम से अगर ब्लड लीक हो रहा है या प्लाज्मा लीक हो रहा है, इफ लीकेज सिम्टम्स आर देयर और लीकेज के साइंस हैं, तो दैट विल बी नोन एज डेंगू. डेंगू विद वार्निंग साइंस. इफ देयर एनी साइंस ऑफ प्लाज्मा लीकेज, दैट विल बी नोन एज डेंगू विद वार्निंग साइंस. इफ देयर इज नो साइंस ऑफ प्लाज्मा लीकेज, दैट विल बी नोन एज डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस. तो अब वार्निंग साइंस हमारे पास होते क्या है ये देखें. वार्निंग साइंस में क्या होगा? Abdominal pain and tenderness, it is due to ascites and acalculous cholecystitis. Persistent vomiting. Then clinical sign of fluid accumulation like ascites, abdominal distension, all if patient will say. And there could be breathlessness which is suggestive of pleural effusion. ठीक है, any feature of fluid accumulation, that is ascites and pleural effusion. Any mucosal bleed, any lethargy, restlessness or altered mental status, liver enlargement more than 2 centimeter. And the last one is lab report suggestive of increased hematocrit, that is more than 20% increase from the baseline of the hematocrit will be considered as raised hematocrit, and platelet count less than 1 lakh will be considered as thrombocytopenia. तो हमारे पास ये वार्निंग साइंस देखना है, इसके बेसिस पे पेशेंट का ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा. तो इसमें वार्निंग साइंस क्या है ये चीज़ याद रखेंगे. एब्डोमिनल पेन, persistent vomiting, clinical sign of fluid accumulation, that is ascites and pleural effusion, any mucosal bleed, any altered mental status, liver enlargement more than 2 centimeter, लैब सजेस्टिव ऑफ इंक्रीज हेमाटोक्रिट एंड डिक्रीज प्लेटलेट काउंट. तो ये हमारे वार्निंग साइंस. अब रिकवरी फेज, जैसे हमने देखा कि इनिशियली 3 to 4 days हमारे पास रहेगा फेब्राइल फेज, नेक्स्ट 48 hours आर द क्रिटिकल फेज, एंड फ्रॉम डे 7th हमारा रिकवरी फेज विल स्टार्ट. रिकवरी फेज में क्या होगा? जितना भी मेरा फ्लूइड बाहर निकला है वेसल के, वो सारा वापस अंदर आने लगेगा. वो सारा मेरा वापस अंदर आने लगेगा, मेरा हेमाटोक्रिट स्टेबलाइज हो जाएगा, प्लस WBC काउंट्स यूज टू इंक्रीज. जो शॉक होगा हेमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, दैट विल ऑल्सो स्टार्ट इंप्रूविंग. तो टेक्स प्लेस आफ्टर 40 to 72 hours ऑफ क्रिटिकल फेज. इसमें रिकवरी में होगा क्या? हमारी ग्रेजुअल रीअब्जॉर्प्शन होगा फ्लूइड का जो भी मेरा एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में गया है. जनरल वेलबींग पेशेंट की इंप्रूव होगी, एपेटाइट नॉर्मल हो जाएगी, GI सिम्टम्स जो थे लाइक नोजिया वॉमिटिंग वो नॉर्मल हो जाएंगी, हीमोडायनेमिक स्टेटस नॉर्मली हो जाएगा, प्लस पेशेंट क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है वेसल के अंदर, तो पेशेंट विल स्टार्ट डेवलपिंग डायरेसिस. अब इसमें क्या देखना है? रिकवरी फेज में हमें ये चीज़ देखना है. अब मान लो उसका ट्रीटमेंट करते हुए मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंट का शॉक ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्लूइड दे दिया क्रिटिकल फेज के अंदर. क्रिटिकल फेज में क्या है? मेरा सारा का सारा प्लाज्मा निकल जा रहा है और मैंने IV इसको देता गया IV फ्लूइड देता गया, तो एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया. अब रिकवरी फेज में क्या होगा? यही सारा जो फ्लूइड है वो अंदर आएगा, यही सारा फ्लूइड अंदर आ जाएगा, तो पेशेंट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ओवरलोड स्टेट में जा सकता है. तो पेशेंट इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? वॉल्यूम ओवरलोड. और वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से क्या होगा? पेशेंट को लैंड अप इन हार्ट फेलियर, पेशेंट कैन लैंड अप इन हार्ट फेलियर, पेशेंट कैन लैंड अप इन पल्मोनरी एडिमा. तो पल्मोनरी एडिमा, तो हम रिकवरी फेज के अंदर भी देयर कुड बी अ कॉज ऑफ मोर्टेलिटी. दोज कुड बी ड्यू टू वॉल्यूम ओवरलोड कंडीशन, दैट इज हाई आउटपुट हार्ट फेलियर, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर एंड दी पल्मोनरी एडिमा. तो इसलिए हमें फ्लूइड बहुत ज़्यादा कॉशियसली देना है पेशेंट को क्रिटिकल फेज के अंदर. क्या गाइडलाइंस हैं वो चीज़ अब सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देखेंगे कि कितना देना है. अब हमने देखा था कि हर फेज के अंदर एक टिपिकल रैश होता है. तो इनिशियली मेरे पास फेब्राइल फेज में क्या था? वायरल एक्जेंथेमेटस ब्लैंचेबल रैश. फिर मेरा जो ये क्रिटिकल फेज है इसके अंदर क्या था? पेटिकियल, परप्यूरिक और एकाइमोटिक रैश.
एंड देन रिकवरी फेज के अंदर भी मेरा रैशेज होता है, दैट इज नोन एज हरमन्स रैश। हरमन्स रैश क्या होते हैं? आइल्स ऑफ वाइट इन द सी ऑफ रेड, मतलब यहाँ मेरा पूरा यहाँ पे परप्यूरा है, पेटेकिया है, उसके बीच में मुझे नॉर्मल स्किन दिख रही है, पूरे में पेटेकिया परप्यूरा है और उसके बीच में नॉर्मल स्किन है, तो दैट इज नोन एज हरमन्स रैश, इट इज साइन ऑफ रिकवरी। ठीक है, तो हरमन्स रैश इट इज ऑल्सो नोन एज आइल्स ऑफ वाइट्स इन द सी ऑफ रेड। तो यहाँ पे मेरा हेमाटोक्रिट विल स्टेबलाइज क्योंकि हमारा फ्लूइड जो है रीअब्जॉर्ब हो गया, प्लस WBC काउंट यूज टू नॉर्मलाइज, प्लस प्लेटलेट काउंट ऑल्सो यूज टू इम्प्रूव। ठीक है, फिर लाइफ साइकिल एक बार दोबारा से देखते हैं शॉर्ट में क्या क्या था, समरी एक टाइप की। तो इसके अंदर सबसे पहले कोर्स ऑफ डेंगू इलनेस, तो हमने सबसे पहले देखा फेब्राइल फेज दैट लास्ट फॉर अराउंड 3 days, देन क्रिटिकल फेज दैट लास्ट फॉर अराउंड नेक्स्ट 48 hours, एंड द रिकवरी फेज विच स्टार्ट आफ्टर अराउंड 7 days विच ऑल्सो लास्ट फॉर अराउंड 7 days। तो टेम्परेचर हम देखेंगे यहाँ पे, टेम्परेचर कॉरस्पॉन्ड्स टू वायरेमिया, है ना, टेम्परेचर कॉरस्पॉन्ड्स टू वायरेमिया। तो यानी जब तक मेरे पास वायरल लोड रहेगा मुझे टेम्परेचर आता रहेगा, मुझे फीवर आता रहेगा। तो इनिशियल 3 days जब तक मेरा वायरेमिया है जब तक मुझे फीवर आएगा। जैसे ही यहाँ पे मेरा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो गया, इम्यून रिस्पॉन्स ने वायरस को सबको डैमेज कर दिया, किल कर दिया, तो अब यहाँ पे मेरा वायरेमिया खत्म, तो यहाँ पे मेरा फीवर खत्म। अब दूसरा दिक्कत क्या है, यहाँ पे मेरा इम्यून रिस्पॉन्स टाइम के साथ बढ़ता गया क्रिटिकल फेज में, तो इम्यून रिस्पॉन्स इतना बढ़ गया, 1 फीवर स्पाइक विल कम ड्यू टू इम्यून रिस्पॉन्स ऑल्सो। तो ये जो नेक्स्ट फीवर स्पाइक आई थी इट इज ड्यू टू इंक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स, दैट्स वाई डेंगू फीवर इज नोन एज बाईफेजिक फीवर। जैसे हमने पिछली क्लास में क्या, अभी 2-4 स्लाइड्स पहले हमने देखा था कि डेंगू फीवर इज ऑल्सो नोन एज बाईफेजिक फीवर, है ना। बाईफेजिक फीवर क्यों था, अब इससे देखना है। हमारे पास इनिशियली वायरेमिया के में फेब्राइल फेज में फीवर आया, प्लस इन क्रिटिकल फेज ऑल्सो वी डेवलप 1 फीवर स्पाइक विच इज ड्यू टू इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसमें बाईफेजिक फीवर स्पाइक्स आएंगी, प्लस इसमें पोटेंशियल क्लिनिकल इश्यूज क्या रहेंगे। इन फेब्राइल फेज देयर विल बी डिहाइड्रेशन, क्यों, पेशेंट इज हैविंग वॉमिटिंग, डिक्रीज ओरल इनटेक, तो पेशेंट को डेवलप डिहाइड्रेशन। एंड इन क्रिटिकल फेज पेशेंट को डेवलप शॉक एंड ब्लीडिंग, क्यों होगा, क्योंकि एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में हमारा सारा फ्लूइड लीक हो रहा है, फ्लूइड लीक के साथ साथ ब्लड कुड ऑल्सो लीक विच कुड कॉज डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम रिस्पेक्टिवली। प्लस रिकवरी फेज में क्या हो रहा है, मेरा सारा जो फ्लूइड मेरा बाहर गया था वो सारा अब अंदर आएगा, तो सारा अंदर आएगा, तो ड्यू टू रीअब्जॉर्प्शन पेशेंट कैन डेवलप फ्लूइड ओवरलोड, जैसे भी देखा था। फ्लूइड ओवरलोड की वजह से कॉम्प्लिकेशन कुड बी हाई आउटपुट हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी एडिमा। फिर दूसरा लैब चेंजेस अगर देखेंगे, लैब चेंजेस में क्या होगा, ये मेरा प्लेटलेट है, प्लेटलेट इनिशियली यूज टू बी नॉर्मल, देन सब्सिक्वेंटली जब हमारा वायरेमिया पीक करेगा बाय सेकेंड डे, तो वायरस हमारे बोन मैरो सप्रेशन करेगा, तो उसकी वजह से प्लेटलेट विल ग्रेजुअली डिक्रीज। और इन क्रिटिकल फेज यहाँ पे मेरे वायरेमिया तो था ही, वो चीज़ तो सेटल हो गया, अब यहाँ पे मेरा इम्यून रिस्पॉन्स है, यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स विल ऑल्सो इनहिबिट द प्लेटलेट, प्लस साथ में मेरे से सर्कुलेटिंग एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी है दैट विल ऑल्सो एक्ट, तो मेरा प्लेटलेट लो लेवल्स पे रहेगा और सब्सिक्वेंटली फॉल करेगा इन क्रिटिकल फेज। एंड वंस क्रिटिकल फेज विल एंड, सब्सिक्वेंटली माई प्लेटलेट लेवल्स यूज टू इंक्रीज। देन नेक्स्ट इज हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट क्या है, टिल फेब्राइल फेज मेरे पास कोई एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ फ्लूइड नहीं हो रहा, तो हेमाटोक्रिट मेरा स्टेबलाइज है। लेकिन इन क्रिटिकल फेज एज एंडोथेलाइटिस विल डेवलप, पेशेंट विल डेवलप एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ द फ्लूइड, जिसकी वजह से सब्सिक्वेंटली मेरा एक तरह से डिहाइड्रेशन, रिलेटिव डिहाइड्रेशन हो जाएगा वेसल्स के अंदर, तो हेमाटोक्रिट विल इंक्रीज। तो मेरे फेब्राइल फेज के अंदर हेमाटोक्रिट सब्सिक्वेंटली विल इंक्रीज। जैसे क्रिटिकल फेज खत्म होगा तो मेरा रीएब्जॉर्प्शन होगा फ्लूइड का, रिकवरी फेज के अंदर वापस फ्लूइड अंदर आएगा, तो अगेन हेमाटोक्रिट विल स्टेबलाइज। ठीक है, देन सीरोलॉजी, इफ आई डू द सीरोलॉजी, देन वायरेमिया जैसे भी बोला था फेब्राइल फेज करस्पॉन्ड्स टू द वायरेमिया, तो वायरेमिया मेरा पीक रहेगा, प्लस बाय द डे 3 जैसे ही मेरा इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट टू एक्ट, तो वायरेमिया मेरा एंड हो जाएगा और IgM एंटीबॉडीज यूज टू ओवरटेक, और वो चीज़ क्रिटिकल एंड रिकवरी फेज में विल कंटिन्यू। तो हाउ विल वी अप्रोच, अब आपके पास कोई पेशेंट आया विद 2 to 7 days फीवर के साथ, अब आपको लग रहा है डेंगू, हाउ विल यू अप्रोच अ पेशेंट फ्रॉम द OPD बेसिस। तो अप्रोच टू द डायग्नोसिस ऑफ डेंगू, सबसे पहले एनी पेशेंट हु इज हैविंग अ हाई ग्रेड फीवर लास्टिंग फॉर लेस देन 7 days यू विल सस्पेक्ट अ डेंगू। तो उसके अंदर डेज ऑफ फीवर सबसे पहले आप पेशेंट से पूछेंगे इज इट लेस देन 7 days, और फीवर की हिस्ट्री पूछेंगे, डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे कि फीवर इज इट हाई ग्रेड और नॉट, मोर देन 102, इज इट एसोसिएटेड विद चिल्स और राइगर और नॉट, is it associated with any retroorbital headache or not, is it associated with myalgia, is it associated with bleeding, poor oral intake, decrease in urine output suggestive of dehydration. Then we'll also see the warning signs, जैसे हमने पिछले में warning signs देखे थे क्या क्या थे, recurrent vomiting, abdominal tenderness, liver more than 2 centimeter, hematocrit, ये सारी चीज़ हम देखेंगे इसमें। अब ये इन सब की बेसिस पे हमने डायग्नोसिस कर लिया इज इट प्रोबेबल डेंगू फीवर और नॉट। तो आपने यहाँ पे देख लिया प्रोबेबल डेंगू फीवर, हमने डेफिनेशन देखी थी व्हाट इज प्रोबेबल डेंगू फीवर।
तो प्रोबेबल डेंगू फीवर आपने बोल दिया कि ठीक है प्रोबेबल डेंगू फीवर लग रहा है, तो अब उसका हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है। सबसे पहले विल सी द पल्स, पल्स रेट कितनी है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो डेंगू है उसके अंदर होता है रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, है ना, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। अब ये क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। फिर दूसरा विल सी द बीपी, बीपी क्यों होगा, क्योंकि हमें देखना है इस पेशेंट इज इन शॉक और नॉट। हमें सबसे पहले शॉक देखना है, शॉक के अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, शॉक होता क्या है, शॉक है कि मेरा बीपी डिक्रीज है, एंड ऑर्गन परफ्यूजन कम है बेसिकली। अब इसमें क्या है, मेरे पास सिस्टोलिक बीपी है, डायस्टोलिक बीपी है। सिस्टोलिक बीपी इज ड्यू टू कार्डियक आउटपुट, जो भी मेरा हार्ट पंप कर रहा है, सिस्टोलिक बीपी इज ड्यू टू कार्डियक आउटपुट। देन दूसरा होता है मेरे पास डायस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी इज ड्यू टू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हार्ट के पास जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो कम पहुँच रहा है, कम पहुँच रहा है, तो जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट विल डिक्रीज, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो मेरा सिस्टोलिक बीपी विल डिक्रीज। अब उसको कंपेंसेट करने के लिए बॉडी क्या करेगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस यानी जो बाहर जो मेरी वेसल्स हैं, आर्टीरियल्स हैं, उसको इंक्रीज कर देंगे, उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगी, कंस्ट्रिक्ट कर देगी, तो सब्सिक्वेंटली डायस्टोलिक बीपी विल इंक्रीज, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म की तरह। तो अब मेरा जो पल्स प्रेशर है, पल्स प्रेशर दैट इज सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक बीपी मेरा कम हुआ, डायस्टोलिक बीपी बढ़ गया, तो पल्स प्रेशर जो है मेरा इट विल डिक्रीज, सिस्टोलिक डायस्टोलिक पास पास में आ जाएंगे। तो अगर मेरे पास पेरिफेरल ये पल्स प्रेशर इफ इट इज डिक्रीजिंग, इट इज सजेस्टिव ऑफ कि पेशेंट में डेवलप शॉक, है ना, पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन हो रहा है और सब्सिक्वेंटली पेशेंट में डेवलप शॉक। तो हम बीपी में ये मेजर करेंगे, विल सी द टेकिकार्डिया, हम पल्स प्रेशर देखेंगे, ये जैसे अभी सिग्निफिकेंस देखा पल्स प्रेशर का क्या है। विल सी फॉर द रैश, रैश के बेसिस पे ऑल्सो वी कैन आइडेंटिफाई कि विच फेज आर पेशेंट इज इन, वेदर पेशेंट इज इन फेब्राइल फेज, पेशेंट इज इन critical phase or patient is in recovery phase. We'll look for any bleeding, we'll ask for any bleeding, we'll see for hepatomegaly, क्योंकि hepatomegaly more than 2 centimeter is our warning sign. Then clinical evidence of pleural effusion or ascites, हम ये देखेंगे यानी clinical evidence of pleural effusion ascites अगर ये है तो again that is suggestive of a warning sign। तो अगर हमने ये सारे क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पे भी डिसाइड कर लिया वेदर पेशेंट इज, सबसे पहले हमने सिम्टम्स के बेसिस पे प्रोबेबल डेंगू फीवर डायग्नोस किया। अब यहाँ पे हमने देख लिया वेदर पेशेंट इज हैविंग वार्निंग साइंस और नॉट, तो उसके बेसिस से हम पेशेंट को डायग्नोस करेंगे। डायग्नोसिस क्या होगा, डेंगू फीवर विदाउट वार्निंग साइन, कोई वार्निंग साइन नहीं है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज माइल्ड डेंगू। डेंगू फीवर विद वार्निंग साइन, दैट विल बी कंसिडर्ड एज मॉडरेट डेंगू। और पेशेंट इज हैविंग सीवियर डेंगू, सीवियर डेंगू किसे बोलेंगे, इफ पेशेंट इज हैविंग शॉक और पेशेंट इज हैविंग सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग और पेशेंट इज हैविंग सीवियर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक लैक्टिक एसिडोसिस और पेशेंट इज हैविंग मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन और मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को क्लासीफाई कर लेंगे एंड दिस एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन द ओपीडी बेसिस, है ना। तो अब हमारे पास ओपीडी में है तो एक बार दोबारा से समरी देखते हैं। कोई भी पेशेंट हैविंग फीवर फॉर लेस देन 7 days, उसका डे ऑफ फीवर देखेंगे, डिटेल हिस्ट्री ऑफ फीवर, रेट्रोऑर्बिटल पेन, माइल्जिया, ब्लीडिंग, पुअर ओरल इनटेक, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, वार्निंग साइंस के बारे में देखेंगे। देन विल गो फॉर द क्लिनिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट विल सी फॉर पल्स के रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया के लिए, बीपी टू लुक फॉर शॉक, टेकिकार्डिया क्योंकि रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होता है पेशेंट में, विल सी पल्स प्रेशर दैट इज सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, if it is less than 20 it is suggestive of shock or it is suggestive of impending shock. Then if patient is having rash or not, mucosal bleed, hepatomegaly, any clinical evidence of pleural effusion ascites. On the basis of this will diagnose or will divide the patient into dengue fever without warning sign, that is mild dengue, dengue fever with warning sign, that is moderate dengue, dengue fever severe dengue. So if it is having shock, if it is having significant bleed, if it is having metabolic disorder, if it is having multi-organ dysfunction, we'll consider it as severe dengue. Accordingly we'll decide और accordingly we'll treat कैसे करेंगे उसका भी क्लासिफिकेशन देखेंगे we'll later। तो अब रिलेटिव, व्हाट इज रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया क्या है, नॉर्मली जब भी मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, फॉर एवरी 1 degree Fahrenheit राइज इन बॉडी टेम्परेचर 10 beats per minute शुड इंक्रीज। जैसा मेरा हार्ट रेट 100 है एट 102 degree Fahrenheit, जैसे फीवर मेरा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो मेरी पल्स रेट 110 हो जानी चाहिए। अगर 110 नहीं हो रही है, मान लो 105 हुई, तो इट इज़ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, यानी टेकिकार्डिया तो हुआ लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, तो इट इज़ रिलेटिवली ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, इफ टेम्परेचर एलिवेशन नॉट अकम्पेनिड बाय द फिजियोलॉजिकल राइज इन पल्स, तो पल्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज पल्स टेम्परेचर डेफिसिट और रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। 102 फीवर के नीचे इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, तो इट इज़ टिपिकली कैरेक्टरिस्टिक वेन एवर फीवर इज मोर देन 102। तो रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया का कहने का क्राइटेरिया क्या है, पेशेंट की एज शुड बी मोर देन 13,
टेम्परेचर शुड बी मोर देन 102, है ना. पल्स एंड टेम्परेचर शुड बी मेजर्ड एट सेम टाइम. टेम्परेचर भी दिखना चाहिए कि 1 डिग्री इंक्रीज हुआ, उसी के साथ हमें पल्स भी देखना है. पेशेंट में कोई हार्ट रिलेटेड इशू नहीं होना चाहिए, रिदम रिलेटेड कोई इशू नहीं होना चाहिए. पेशेंट शुड हैव नॉर्मल साइनस रिदम. कोई एरिथमिया नहीं होना चाहिए, सेकंड थर्ड डिग्री कोई हार्ट ब्लॉक नहीं होना चाहिए. पेशेंट शुड नॉट बी ऑन पेस मेकर्स. ठीक है. कोई पेशेंट मेडिकेशन पे नहीं होना चाहिए लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर्स विच आर कॉजिंग ब्रेडिकार्डिया. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया? अदर कॉजेज डेंगू के अलावा भी कॉजेज हो सकते हैं. तो इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिपिकल इज टाइफाइड, है ना. साल्मोनेला टाइफी विल कॉज रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया. दूसरा, हम वायरसेस के अंदर हमें ध्यान रखना है डेंगू फीवर. तो डेंगू फीवर एंड द टाइफाइड फीवर आर द कॉजेज ऑफ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया. ये चीज़ ध्यान रखो. नेक्स्ट. ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं. तो अभी तक हमने देखा व्हाट आर द फेजेस ऑफ डेंगू फीवर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेंगू फीवर, किस तरह से विल अप्रोच अ पेशेंट ऑफ डेंगू फीवर ऑन द ओपीडी बेसिस, किस तरह से हम क्लासीफाई करेंगे. फिर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में हम सीवियर डेंगू देखेंगे. व्हाट इज सीवियर डेंगू, व्हाट इज डेंगू हेमरेजिक फीवर, व्हाट इज डेंगू शॉक सिंड्रोम, किस तरह से हम डिफरेंट पेशेंट्स का मैनेजमेंट करेंगे. डेंगू विदाउट वार्निंग साइन, डेंगू विद वार्निंग साइन, फिर मॉडरेट टाइप ऑफ डेंगू, देन सीवियर टाइप ऑफ डेंगू. We'll see the subsequently कि what could be the treatment of these, और subsequently we'll end the slides. ठीक है. Okay, thank you. Signing off. This is Dr. Kunal Chauhan. Thank you.